नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ समय पहले आरपीएससी ने एक प्रेस नोट जारी किया और वो प्रेस नोट आप तक भी पहुंचा। और वैसे ऐसा कुछ प्रेस नोट में था नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए और इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हुए कि सर आगामी भर्तियों में किस प्रकार से नियम संशोधन हुए और इन नियम संशोधनों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा और कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, क्या त्रुटि हो जाए तो क्या सज़ा हो सकती है। सज़ा का नाम देखकर जो आईपीसीसी की धारा 182 है उसको देखकर थोड़ा सा आपको डर महसूस हुआ। मैं उसी के संबंध में आज आपके सामने उसी प्रेस नोट को लेकर सामने आया हूँ और मैं आप तक सारे नियमों के बारे में जो भी जानकारी, ठीक है ना, जो आपको पूछनी थी, आप बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो मैं सब लोगों को जवाब नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा कि एक बार चैनल के ऊपर अपन वीडियो बनाकर डाल दें तो ये बात सब लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, जो भी सारी बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगी। और वैसे प्रेस नोट यदि आपने पढ़ा है तो कोई क्लिष्ट भाषा थी नहीं, आपके समझ में आ जाता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं मेरे विद्यार्थियों तक जो कुछ नियम संशोधन हुए हैं तो मैं उनको एक मार्गदर्शक के रूप में उन तक ये बात पहुँचाऊँ। तो अब शुरू करते हैं कि आगामी भर्तियों में आरपीएससी जैसी संस्था क्या सुधार कर रही है और किस प्रकार के नियमों में उन्होंने अपना संशोधन किया है। जो भी किया है उन्होंने बहुत बेस्ट ही किया है, बहुत बेस्ट किया है और होना भी चाहिए था। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ सबसे पहले कि ये प्रेस नोट 20/2/2024 को आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया। 20 फरवरी 2024 को आरपीएससी ने ये प्रेस नोट जारी किया था कि आगामी भर्तियों में हम क्या संशोधन करने जा रहे हैं। आयोग ने जैसे ही ये 20 तारीख को प्रेस नोट जारी किया तो इन्होंने कहा कि जो भी आज हम नियम संशोधन की बात कर रहे हैं ये सारे नियम हमारे दिनांक 14/2/2024 इसके संदर्भ में एक भर्ती आई थी इस समय, जिसका नाम है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की कुछ भर्ती आई है। इस भर्ती के दिन से ये नियम और संशोधन, जो नियम संशोधन किए हैं इन्होंने आरपीएससी ने, ये नियम तब से प्रभावी रहेंगे। तो आप तो सबसे पहले इस चीज़ का फोकस करें कि ये नियम कब से प्रभावी रहेंगे। 14 फरवरी 2024 से ये नियम प्रभावी रहेगा। और कौन सी भर्ती से रहेगा? पुस्तकालय अध्यक्ष, जो पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वैकेंसी आई थी इसमें भी ये नियम लागू होंगे। तो पहली बात तो ये है। अब उसके बाद में बात है पहला पॉइंट कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, मैं आपको निष्कर्ष के तौर पे बता दूं कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, अनुभव, आयु, ये आपके पास हैं तो आप किसी भी भर्ती के लिए जो उसके नोटिफिकेशन में आता है, ठीक है ना, उस नोटिफिकेशन की योग्यता को, आयु को और अपने अनुभव को उस तारीख तक कंप्लीट कर लें जिस तारीख को आवेदन की लास्ट तिथि है। उससे पहले आपकी योग्यता आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए और तभी आप उस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना थी। अब आपकी दिक्कत ये हुई कि सर शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या है। शैक्षणिक योग्यता का मतलब एपीआर वाला स्टूडेंट क्या आवेदन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जैसे कोई विद्यार्थी अभी जैसे उसका बीएड चल ही रहा है, ठीक है, और प्रवेश ही हुआ है, 2 साल के बीएड वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे उसका अभी हाल ही के अंतर्गत बीएड के फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगी है और कोई सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई और उसके आवेदन शुरू हो गए, तो उसको जो बीएड का प्रथम वर्ष है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो सेकंड ईयर में, बीएड सेकंड ईयर के अंतर्गत उसका आवेदन, कहने का मतलब है कि वो प्रवेश ले लेना चाहिए। वो व्यक्ति, वो जो शैक्षणिक योग्यता रखता है, कहने का मतलब है कि एपीआर वाला व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आ जाना चाहिए, या आप एमए प्रवेश के विद्यार्थी हैं, आपने बीएड ऑलरेडी पहले से कर रखी है, कोई ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आती है तो आपको ये करना होगा कि परीक्षा के जो आवेदन भरवाए जा रहे हैं, वैकेंसी के जो आवेदन भरवाए जा रहे हैं, उन आवेदनों से पहले पहले आपका रिजल्ट एमए प्रवेश का आ जाना चाहिए और आप सेकेंड ईयर के अंतर्गत जाकर, ठीक है ना, एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल है। यदि आप का रिजल्ट नहीं आता है और आप फिर आवेदन कर रहे हैं तो ये आपकी गलत सूचना मानी जाएगी और इसके संबंध में आरपीएससी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो सबसे पहले यह है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
प्रमाण जुटाना पड़ेगा। वैसे तो प्रमाण रिजल्ट अपने आप प्रमाण होता है, लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, तो कोटा यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जैसे पीजी वगैरह एमए वगैरह वो करवाते हैं, तो उसके अंतर्गत एमए के अंतर्गत में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वो शो नहीं करते, रिजल्ट जारी किए बिगर ही वो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरवा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर थोड़ी दुविधा हो सकती है। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी और कुछ जो यूनिवर्सिटियाँ वगैरह हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो ऐसा कुछ करती नहीं है। और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एक थोड़ा सा मात्र कुछ यदि विद्यार्थी उनके हों तो वो जरूर देख लें। बाकी सारी यूनिवर्सिटियाँ पहले रिजल्ट जारी करती हैं प्रवेश का, और फिर उसके बाद में ही दूसरे सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष के क्या करते हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं। तो ये चीज़ है जो आपके सबसे महत्वपूर्ण मन मस्तिष्क में आ रही थी कि सर क्या हम एपीआर वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन बेशर्त यह रहेगी कि आपका रिजल्ट परीक्षा के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उससे पहले पहले, वैकेंसी के फॉर्मों से पहले पहले, ठीक है ना, लास्ट डेट से पहले पहले आप सेकेंड ईयर वर्ष या द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आप एडमिशन ले चुके हों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास प्रमाण रिजल्ट है, और रिजल्ट नहीं है कोटा जैसी यूनिवर्सिटी है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से लिखवाना पड़ेगा, बाकायदा वहाँ के लेटर पैड पे लिखवाना पड़ेगा कि हाँ मैंने सेकेंड ईयर में इस तारीख को एडमिशन ले लिया था। ये आपके पास प्रमाण होना चाहिए। वरना यदि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो आपके ऊपर आईपीसीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और आपको आगामी 1 वर्ष तक आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां आगामी आने वाली हैं उनके लिए आपको बाहर भी किया जा सकता है, और कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता आवेदन की तिथि से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, हाँ, आईपीसीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि आप गलत सूचना देकर यदि आवेदन कर रहे हैं तो आप इसके अंतर्गत कानूनन कार्रवाई के क्या हैं, पूरी तरीके से हकदार हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो संशोधन है कि अभ्यर्थी के द्वारा फॉर्म भरते समय जैसे ही वो फॉर्म भरेगा तो आपके पास मोबाइल पे ओटीपी, ठीक है ना, ओटीपी प्रेषित होगा। ओटीपी प्रेषित होते ही आपको ओटीपी ई मित्र वाले को या आपको ओटीपी, ठीक है ना, बताकर उसको कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद में आपसे दोबारा से, ठीक है ना, फिर एक बार ओटीपी आपके पास आएगा। ऐसे 1-2 बार प्रोसेस होने के बाद में जब आप पूरी तरीके से, ठीक है ना, ये संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने मेरे द्वारा भरी हुई जितनी भी, ठीक है ना, सूचनाएं हैं वो अपने आप में सही हैं, तो फिर लास्ट में सबमिट करना होता है। और सबमिट करने से पहले, ठीक है ना, आपके पास मैसेज आएगा एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने का। जब तक आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता है तब तक, देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ, यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर अंकित किया या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। अतः आपको आवेदन पत्र के लिए या आवेदन पत्र को जमा करवाने के लिए या प्राप्त करवाने के लिए, संस्था को प्राप्त करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करवाना होगा। जब तक जनरेट नहीं होता है तब तक आपका आवेदन नहीं माना जाएगा। फिर अगला संशोधन था कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता नाम और जन्म तिथि और लिंग, इनके अलावा, ठीक है ना, इनके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको क्या क्या देखना है आगामी भर्तियों के अंतर्गत। जो भी आपने कुछ गलत सूचनाएं यदि आपके द्वारा भर दी गई हैं तो आप उसके लिए एडिट चाहते हैं। एडिट ऑफलाइन नहीं होता है, आरपीएससी आजकल ऑनलाइन एडिट चाहती है। और आपको यदि कुछ एडिट करना है, कुछ गलती आपके आवेदन में हुई है, तो आरपीएससी आपको निर्धारित जो परीक्षा तिथि है उससे 60 दिन के भीतर, ठीक है, परीक्षा तिथि से मतलब जो प्रथम परीक्षा तिथि है उसके 60 दिन के अंतर्गत जो परीक्षा तिथि है उसके 7 दिन से पहले, परीक्षा तिथि से 7 दिन से पहले आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप 7 दिन में एडिट करके फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, और वही प्रोसेस है जो आपने शुरुआत में की थी। तो 7 दिन पहले आप तैयार रहें। आपके पास गलती हो गई है तो आप निश्चिंत रहें, आरपीएससी आपको एक बार मौका देगी संशोधन करने का, और वो परीक्षा से 7 दिन पहले देख लेना। जैसे परीक्षा आपकी, जैसे ऐसे मान के चलें कि 25 मार्च को आपकी कोई एग्जाम है, 25 मार्च को कोई एग्जाम है, तो आप ये तय मान के चलें कि 18 मार्च को आपका, ठीक है ना, एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और आप 18 मार्च से देखना शुरू कर दें तो आपको 18 या 19 तारीख के समथिंग आपको मिल जाएगा, और आप उसमें जाके संशोधन कर सकते हैं। आरपीएससी ने एक बहुत बेहतर काम किया है। कई बार अभ्यर्थी इस चीज़ से बहुत चिंतित रहता था, लेकिन
अभ्यर्थी की इस समस्या का समाधान आरपीएससी ने अब कर दिया है। दूसरी बात, आप क्या संशोधन नहीं कर सकते, आपने यदि इन चीजों में गलतियां की हैं, किसमें, अभ्यर्थी की फोटो, देखो फोटो में कोई संशोधन नहीं होगा, अभ्यर्थी के नाम में कोई संशोधन नहीं होगा, पिता के नाम में कोई संशोधन नहीं होगा, जन्म तिथि में कोई संशोधन नहीं होगा, लिंग स्त्री और पुरुष, पुरुष की जगह स्त्री कर दिया तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इन चीजों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और संशोधन मान्य भी नहीं है। पहली बात तो ऑप्शन नहीं आएगा और इनका संशोधन मान्य नहीं है, तो आरपीएससी आपको बाहर भी कर सकती है। जब भी आप आवेदन करें आरपीएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए, यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फोटो को सही ढंग से देख के लगा लें, आपका नाम में कोई त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार के कोई शब्द में त्रुटि नहीं है, अशुद्धि नहीं है, पिताजी के नाम को देख लें, खुद की जन्म तिथि को चेक कर लें, लिंग फीमेल मेल फीमेल की जगह कई बार मित्र वाली गलतियां कर देते हैं और उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ जाती है। एक सीरियस विद्यार्थी को ये चीजें मेरे हिसाब से देख लेनी चाहिए, इनमें कोई संशोधन नहीं होगा और संशोधन इनके अलावा कोई जो चीजें हैं उनमें संशोधन होगा। इस चीज को आप अच्छे से नोट आउट कर लें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो संशोधन किया है इन्होंने, पांचवा संशोधन है कि हाँ देखो, यदि कोई भी अभ्यर्थी यदि भर्ती संस्थाओं द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग या उपयोग करता हुआ या अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो भविष्य के अंतर्गत संस्था, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे वो आरपीएससी की परीक्षा हो, दोनों से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, दोनों से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा उस अभ्यर्थी को। अनुचित साधनों का मतलब नकल से संबंधित है, कोई ब्लूटूथ लेके चला जाता है, कोई मोबाइल लेके चला जाता है, या कुछ और कोई पेपर वेपर के मामले में, ठीक है ना, संदिग्ध पाया जाता है, या कुछ इस प्रकार से उसका कोई मामला उजागर होता है, तो उसको आगामी यूपीएससी और आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं उनसे भी उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी है। वैसे सीरियस अभ्यर्थी मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों में लिप्त रहते हैं। एक समझदार अभ्यर्थी को अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मेहनत के आगे सब चीज़ें, ठीक है ना, सब चीज़ें फेल हैं। इसके बाद में अगला जो है कि कोई भी विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा श्रेणी की महिलाएं हैं, इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री, ठीक है ना, इसके अनुसार पारित नियमानुसार प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं संक्षिप्त में आपको अपनी भाषा में बता दूं कि कोई भी विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा कोई भी महिला है, तो पहले क्या होता था कि लास्ट में जाके जब साक्षात्कार या जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होता था, उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ये सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है ना, पेश करने होते थे। लेकिन आरपीएससी ने एक बहुत बेहतर, ठीक है ना, नियम को लागू किया कि आपके पास कोई भी जैसे तलाकशुदा है, ठीक है, या फिर कोई भी परित्यक्त महिला है, तो उसको आवेदन के समय ही जो सर्टिफिकेट है वो जारी करना होगा, तभी उसको आरक्षण का फायदा मिल पाएगा, वरना आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसमें भी कुछ धांधलियां हुई हैं कि सर्टिफिकेट बाद में आता है और महिला उससे पहले ही 2-4 महीने पहले ही आवेदन के समय ही वो आरक्षण का फायदा उठाने के चक्कर में, ठीक है ना, कि कह देती है कि मेरी ये कैटेगरी है। तो इस संदर्भ में भी आप थोड़ा देख लें कि अब आपको केवल आवेदन के समय ही ये सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। ये सिर्फ इनके लिए है जो विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता और तलाकशुदा श्रेणी की महिलाओं के लिए है ये। फिर आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी, ये बहुत सबसे बेस्ट, ठीक है ना, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट संशोधन आरपीएससी का मुझे ये लगा, और काफ़ी लंबे समय से, ठीक है ना, ये विद्यार्थियों की मांग थी कि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब यह था कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई मार्क आता है, क्वेश्चन में कुछ गलती की वजह से आरपीएससी, ठीक है ना, उसका आंसर गलत मानती है और अभ्यर्थी क्या करता है, उसके लिए आवेदन करता है और आवेदन करके, ठीक है, वो उस क्वेश्चन के लिए आवेदन करके अपना शुल्क जमा करवाता है कि अभ्यर्थी इसके ऊपर पुनर्विचार करे कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही है, आपत्ति दर्ज करवाता है। तो उस आपत्ति दर्ज करवाने के बाद में यदि उस अभ्यर्थी का क्वेश्चन सही पाया जाता है उसके अनुसार, तो उसका जो शुल्क लिया गया था 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जो भी प्रति क्वेश्चन के जो हिसाब से जो भुगतान लिया गया था, जो शुल्क लिया गया था, वो शुल्क आरपीएससी अब वापस लौटाएगी। मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन संशोधन है ये, और आरपीएससी को ऐसा करना भी चाहिए। अभ्यर्थियों की काफ़ी लंबे समय से मांग है कि यदि कोई किसी प्रकार की त्रुटि आरपीएससी हुई है तो फिर उसका भुगतान आरपीएससी खुद करे, ठीक है, तो वो पेमेंट अब वापस मिल जाएगा आपको। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारी सूची के अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों के सतत आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। यदि कुछ अभ्यर्थी द्वारा इस
अवधि में विस्तृत पत्र आयोग प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होने के विलंब नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इसको बिगर पढ़े ही बता देता हूँ, मैंने इसको पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। इस नियम का मतलब यह था कि यदि आप पूरी तरीके से परीक्षा को उत्तीर्ण करके और काउंसलिंग तक की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और काउंसलिंग के अंतर्गत आप किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो काउंसलिंग में आपको एक और मौका दिया जाएगा। और एक मौका दिया जाएगा तो आपको वो मौका कैसे दिया जाएगा? एक तो क्या करेगी आरपीएससी, नोटिस जारी करेगी, नोटिस जारी करके उस तिथि को, ठीक है ना, आपके कुछ रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपने एप्लीकेशन में जो रजिस्टर्ड नंबर डाले हैं, मोबाइल नंबर, उनके ऊपर आपके पास एसएमएस आएगा कि आप काउंसलिंग के अंतर्गत भाग लें। एक तो ये मौका है। दूसरा मौका ये है कि जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग से क्या रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उन विद्यार्थियों को वेबसाइट के ऊपर उनकी सूची जारी की जाएगी। तीसरा यह है कि किसी भी प्रकार के दो समाचार पत्रों के अंतर्गत उनके बारे में विज्ञापन जारी किया जाएगा कि आप काउंसलिंग के अंतर्गत ये विद्यार्थी काउंसलिंग से वंचित रहे हैं, तो वो विद्यार्थी समय पर पहुंचकर क्या करें, काउंसलिंग को कंप्लीट करें। तो कहने का मतलब है, एक तो एसएमएस के माध्यम से, एक आपको वेबसाइट के माध्यम से और एक आपको दो समाचार पत्रों के माध्यम से आपको ये सूचना मिल जाएगी। तो इसके बाद में भी यदि आप काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो फिर आपको, ठीक है ना, निर्धारित तिथि के बाद में वैसे ही आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में यह है, हाँ, विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ये वही बात है, इसमें कुछ नहीं है। और फिर 10वां है कि पोर्टल के डिबोट उपलब्ध लिंक, विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, ठीक है ना, की प्राप्ति की रसीद, ये कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा यदि मैं बताऊं आपको, तो आप सबसे पहली योग्यता यह है कि योग्यता में आपको जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आवेदन की तिथि से पहले कंप्लीट हो जाए। दूसरी आपकी यह है कि यदि आप विधवा, परित्यक्त महिला वगैरह हैं तो आपका सर्टिफिकेट आवेदन के समय कंप्लीट हो आपके पास। तीसरा यह है कि यदि आप किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, तो अनुचित प्रयोग करते हुए यदि आप पाए जाते हैं, संदिग्ध अवस्था में आप इस हरकत में आते हैं, तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 182 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो आप किसी भी प्रकार की गलत सूचना देकर आप किसी भी परीक्षा का आवेदन करते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें हैं। और यदि इसके बारे में आपको फिर भी कोई भर्ती आती है आरपीएससी की, कोई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी आती है, तो इन भर्तियों के मामले में जो भी कोई विज्ञापन आएगा, मैं 5 मिनट का वीडियो बनाकर चैनल पे डाल दूंगा, आपको सारी सूचना चैनल पे मिल जाएगी। आप सिर्फ अपनी तैयारी को ध्यान में रखें, तैयारी के अलावा, ठीक है ना, ये बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दें, मैं इन सारी चीज़ों को बता दूंगा। आपको कोई टेंशन लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है कि क्या नियम संशोधन हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, फ़ोन करने की, मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई भर्ती आएगी, आगामी समय में 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा कि कौन व्यक्ति एलिजिबल है और कौन व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चैनल के ऊपर जाकर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी करें। धन्यवाद।